नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम देश डायरी में। मैं साबिता ठाकुर एक बार फिर से हाजिर हूँ कृषि, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ी तमाम हलचलों के साथ। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन सी सूचनाएं और जानकारियां रहीं सुर्खियों में। आज हम बात करेंगे दलहन आयात के प्रस्तावित योजना के बारे में। जानेंगे आलू के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई नई योजना। समझेंगे जून में हुए कम बारिश का प्रभाव और साथ ही बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी से गिरते हुए गेहूं के दामों का कारण। दालों की बढ़ती कीमतों को काबू में करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मोजाम्बिक देश से अरहर और उड़द दाल के आयात को दुगना करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अगले 5 वर्षों तक मोजाम्बिक से हर साल 2 लाख टन अरहर और उड़द दाल का आयात किया जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े दलहन उत्पादन देश भारत को दालों की घरेलू मांग पूरा करने के लिए हर साल 60 से 70 लाख टन दलहन आयात की जरूरत होती है। लगातार 2 साल सूखा और बेमौसम बारिश की वजह से देश में दलहन उत्पादन में गिरावट आई है, जिसके चलते खुदरा बाजार में अरहर और उड़द दाल के भाव 200 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। इसके चलते केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मोजाम्बिक के साथ दीर्घावधि दलहन आयात अनुबंध प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस अनुबंध का मकसद मोजाम्बिक में अरहर और अन्य दलहनों के उत्पादन को बढ़ावा देना भी है। अनुबंध के अनुसार पहले साल 2016-17 के दौरान मोजाम्बिक से 1 लाख टन दलहन आयात की जाएगी। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश होने के बावजूद भी भारत आलू निर्यात के मामलों में काफी पीछे रहता है और इसी स्थिति को सुधारने के लिए वाणिज्य मंत्रालय आलू उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्यों के कीट मुक्त आलू क्षेत्रों की पहचान करेगी। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश है। इसके बावजूद भी आलू के निर्यात मामले में भारत बहुत पीछे रहता है। साल 2014-15 में आलू का उत्पादन 4.8 करोड़ टन हुआ था और निर्यात इसके 1% से भी कम था। अगर कीट संबंधित मुद्दों का समाधान कर लिया जाए और मानक प्रक्रियाओं का पालन किया जाए तो कई देशों को आलू का निर्यात किया जा सकेगा और देश में आलू का निर्यात भी बढ़ेगा। हालांकि इसके लिए वाणिज्य मंत्रालय कई पहल कर रहा है। फिलहाल आलू उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्यों के कीट मुक्त क्षेत्रों की पहचान की जाएगी। जून महीने में उम्मीद के मुकाबले काफी कम बारिश होने के कारण खरीफ की फसल को पिछले साल के मुकाबले इस साल ज्यादा नुकसान पहुंचा है। किसानों का कहना है कि कम बारिश होने के कारण उम्मीद के मुताबिक वे बुआई नहीं कर पाए हैं। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले इस साल 215.87 लाख हेक्टेयर जमीन पर खरीफ फसल की बुआई हुई है, जबकि पिछले साल इस दौरान 279.27 लाख हेक्टेयर जमीन पर खरीफ की बुआई हुई थी। दूसरी तरफ धान की फसल जो पिछले साल 47.62 लाख हेक्टेयर जमीन पर लगी थी, वो इस साल 47.77 लाख हेक्टेयर पर लगी हुई है। फिलहाल दक्षिण भारत में 3 हफ्ते बारिश के इंतजार के बाद अच्छी बारिश हो रही है, लेकिन अभी भी खरीफ फसल वाले इलाकों में मानसून कमजोर बताया जा रहा है। हालांकि इस जुलाई महीने में मौसम विभाग ने अच्छी बारिश होने की उम्मीद जताई है, जो गर्मी और खरीफ फसल दोनों के लिए ही राहत भरी खबर है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं के दाम तेजी से गिरते हुए 1 दशक के निचले स्तर पर आ गए हैं। शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में गेहूं वायदा 430 अमेरिकी डॉलर प्रति बुशेल पर बंद हुआ, जो पिछले 10 साल में दूसरी बार सबसे निचले स्तर पर रहा है। अमेरिकी कृषि विभाग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आने वाले दिनों में गेहूं के दाम 17.70 डॉलर प्रति टन गिर सकते हैं। ये गिरावट गेहूं का उच्च स्टॉक और दुनिया में इसका बेहतर उत्पादन होने से आई है। इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल ने साल 2016 की अपनी ताज़ा फसल रिपोर्ट में कहा था कि दुनिया में इस साल 70 लाख टन गेहूं की पैदावार ज्यादा होगी। इस तरह कुल उत्पादन 72.90 करोड़ टन होगा, जिससे दुनिया में 90 लाख टन गेहूं की आपूर्ति अधिक होगी। वहीं गेहूं के वैश्विक दाम इस बात का संकेत दे रहे हैं कि साल 2016-17 में औसत भाव गिरेंगे,
जिसकी वजह से गेहूं के आयात मांग में भी कमी और कुछ मुख्य निर्यातक देशों में इसकी आपूर्ति अच्छी होगी। किसान कम ब्याज दर पर लोन ले सके, इसके लिए केंद्र सरकार ने 2% ब्याज सहायता योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत किसान 7% की घटी ब्याज दर पर 3 लाख रुपए तक के लघु अवधि फसल लोन ले सकते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर ब्याज सहायता योजना के तहत किसानों को 3 लाख रुपए का 1 साल की अवधि का कर्ज 7% ब्याज पर मिलेगा। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने उन किसानों को 4% की अतिरिक्त ब्याज सहायता देने की मंजूरी दी है जो अपना कर्ज समय पर दे सके। ब्याज सहायता योजना उन सभी किसानों के लिए होगी जो 3 लाख रुपए की छोटी सी अवधि के साथ 1 साल का कर्ज लेंगे। किसानों पर कर्ज भुगतान का बोझ कम करने के लिए सरकार ने 2016-17 के बजट अनुमान में ब्याज सहायता के रूप में 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है। ब्याज सहायता योजना का क्रियान्वयन पहले वित्त मंत्रालय करता था, लेकिन इस साल से इसे कृषि मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश दुनिया भर में सबसे उच्च क्वालिटी और मीठे सेब के बागानों के लिए प्रसिद्ध है और इन दिनों प्रदेश के बागानों से निकलकर यहाँ के सेब मार्केट में आ गए हैं, जिसका सेब उत्पादन करने वाले किसानों को अच्छा खासा मुनाफा मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश के फल मंडी में रॉयल एप्पल के आने से बागवानों को मुनाफा मिल रहा है। फल मंडी में रॉयल एप्पल की रेड चीफ वैरायटी 2500 रुपए प्रति बॉक्स के हिसाब से बिक रही है। सेब की ये किस्म बेहतर मानी जाती है। मीठा और जूसी होने के साथ रॉयल ग्राहकों की पहली पसंद रहता है। इसके चलते बागवानों को मार्केट में रॉयल सेब के अच्छे दाम मिल रहे हैं और आगे इसके दामों में 1000 रुपए तक का उछाल भी आ सकता है। हालांकि बीते कुछ दिनों से सेब की प्रजाति टाइडमैन और रेड जून के दामों में गिरावट आ रही है। हर दिन इनके दामों में 100 रुपए से लेकर 200 रुपए तक की कमी आ रही है। मोदी सरकार की नई कैबिनेट ने पहली ही बैठक में 3 हाई कोर्ट के नाम बदल दिए हैं। इन हाई कोर्ट के नाम बदलने के अलावा मंत्रालय में भी बड़ी फेरबदल की गई है। मोदी सरकार की नई कैबिनेट ने पहली ही बैठक में 3 हाई कोर्ट के नाम बदल दिए हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट अब मुंबई हाई कोर्ट कहलाएगी। वहीं कलकत्ता हाई कोर्ट अब कोलकाता हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट का नाम चेन्नई हाई कोर्ट कर दिया गया है। हालांकि जब इन तीनों महानगरों के नाम बदले गए थे, तभी से इन हाई कोर्ट के नाम बदलने की मांग की जा रही थी। इसके अलावा मंत्रालय में भी बड़ा फेरबदल किया गया है। जहां पर कुछ मंत्रियों को प्रमोशन मिला है, तो वहीं कुछ मंत्रियों को डिमोशन भी मिला है। शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी को जहां कपड़ा मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है, तो वहीं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को शिक्षा मंत्री का कार्यभार दिया गया है। गोवा में मकान बनाने वालों के लिए क्या है अच्छी खबर, बताएंगे आपको बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। हरियाणा राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए हरियाणा पुलिस ने एक नई मुहिम 10 गुना 10 शुरू की है और इस मुहिम में सोशल साइट्स के जरिए आम जनता की भी मदद ली जाएगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। गोवा में मकान बनाने के लिए लोगों को अनुमति लेने के लिए काफ़ी मुश्किलें होती हैं, जिसके चलते वहाँ के लोग बिना अनुमति लिए ही अवैध तरीके से मकान बना लेते हैं और इसी के चलते गोवा के 90% मकान अवैध मकान के अंदर आते हैं। गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने राज्य में कुल निर्मित मकानों के 90% हिस्से को अवैध बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मकानों में रहने वाले लोगों को हमेशा मकान गिराए जाने का डर भी बना रहता है और इसका जिम्मेदार उन्होंने मकान बनाने के लिए दिए जाने वाली अनुमति को बताया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लोगों की इस समस्या को हल करने के लिए राज्य सरकार मकान बनाने की अनुमति लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने का प्रयास कर रही है ताकि लोग आसानी से इसका लाभ उठा सकें। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने राज्य सरकार के कर्मचारियों से अपील की है कि राज्य की बेहद बुरी वित्तीय स्थिति के मद्देनजर 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक वेतन में बढ़ोतरी की अपनी मांग को कम से कम 2 सालों के लिए टाल दें।
विधान परिषद में बजट सत्र के समापन अवसर पर जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने राज्य सरकार के कर्मचारियों से अपील करते हुए कहा कि मैं अपने कर्मचारियों से अनुरोध करती हूं कि ये आपका राज्य है और आप ही इसे चलाते हैं। फिलहाल राज्य सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि 61,000 अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी कैसे बनाया जाए और अगर हमें उन्हें रोजगार देना है तो मैं कर्मचारियों से अनुरोध करती हूं कि वे कम से कम 2 साल के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक वेतन बढ़ोतरी की अपनी मांग टाल दें। हरियाणा राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए हरियाणा पुलिस ने एक नई मुहिम 10x10 शुरू की है और इस मुहिम में सोशल साइट्स के जरिए आम जनता की भी मदद ली जाएगी। हरियाणा पुलिस ने पंजाब से आ रहे नशे को रोकने के लिए नशा और नशे के सौदागरों का खात्मा करने के लिए एक 10x10 योजना को तैयार किया है, जो कि हरियाणा पुलिस का काफी हिट फॉर्मूला साबित हो रहा है। इस 10x10 मुहिम के तहत पुलिस 5 राज्य के 5 जिलों के हर शहर में उन 10 जगहों को चिन्हित करेगी जहां पर नशा सबसे ज्यादा मिलता और बिकता है और पुलिस की इस मुहिम को सफल बनाने के लिए आम जनता से भी इसमें मदद ली जाएगी, जिसके लिए फेसबुक पर यूथ अगेंस्ट वायलेंस एंड ड्रग अभियान का पेज भी शुरू किया गया है। इस पेज पर हिसार पुलिस रेंज के सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, SHO और क्राइम कंट्रोल के लिए रिसर्च करने वाले पुलिस अधिकारी जुड़े होंगे। फेसबुक के अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी ये मुहिम शुरू की गई है। पिछले साल मनरेगा योजना के तहत हिमाचल प्रदेश का कार्यभार दूसरे राज्यों के मुकाबले सबसे बेहतर रहा है। पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री अनिल शर्मा ने कहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में पिछले साल हिमाचल प्रदेश का कार्यभार सबसे बेहतर रहा है। शिमला में राज्य रोजगार गारंटी परिषद की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने बताया कि पिछले साल प्रदेश में 4.67 लाख परिवारों ने मनरेगा के तहत रोजगार की मांग की थी, जिनमें से कुल 4.23 लाख परिवारों को रोजगार दिया गया। प्रदेश में मनरेगा के तहत कुल 9,11,559 है, जिनमें से 8,76,800 श्रमिकों को उनके आधार कार्ड के नंबर से जोड़ा गया है। अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं और आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो जल्द ही अपना आधार कार्ड बनवा लें, क्योंकि जल्द ही टिकट बुक कराने के लिए आधार कार्ड की जरूरत पड़ सकती है। भारतीय रेलवे ने यात्री टिकट सेवा को आधार कार्ड से जोड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। इस योजना का उद्देश्य टिकटों की कालाबाजारी पर रोकथाम लगाना है। रेलवे का ये निर्णय पिछले साल सुप्रीम कोर्ट द्वारा आधार कार्ड को लेकर की गई टिप्पणी के संदर्भ में आया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आधार योजना को केवल सरकारी योजनाओं तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता। आधार कार्ड योजना की शुरुआत आम जनता की मदद के लिए 7 साल पहले की गई है। इसका लक्ष्य लोगों को बैंकिंग अथवा अन्य सेवाओं के उपयोग के लिए एक विशिष्ट पहचान नंबर उपलब्ध कराना था। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश के कारण वहां की नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है, जो उनसे सटी मैदानी भागों के लिए बाढ़ की स्थिति पैदा कर रही है और साथ ही इन नदियों के किनारे बसे झोपड़ियां भी डूबने की स्थिति में आ गई हैं। पहाड़ों में लगातार हो रही वर्षा के कारण चंद्रभागा नदी में जहां जल का प्रवाह होने लगा है, वहीं नदी के दोनों तटों पर अवैध रूप से बसी झोपड़ियां डूबने लगी हैं, जिसे देखते हुए ऋषिकेश के स्थानीय प्रशासन ने उन्हें सुरक्षित स्थान पर चले जाने की चेतावनी दी है। वर्षा के दौरान हर बार चंद्रभागा नदी में जल स्तर बढ़ जाने पर झोपड़ियों के बहने पर प्रशासन इन्हें मुआवजा देती है। हालांकि ये लोग यहाँ पर अवैध रूप से बसे हुए हैं, तो इन्हें पहले कई बार सिंचाई विभाग हटाने की कोशिश भी कर चुका है, लेकिन सभी कदम विफल साबित हुए हैं। श्रीलंका में डेंगू इस बार तेजी से फैल रहा है। वहां पर अभी तक डेंगू के 20,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इनमें से 46% से ज्यादा मामले कोलंबो, गंफा और कालुत्रा जिलों सहित पश्चिम प्रांत के हैं। हाल ही में हुई बारिश के कारण श्रीलंका में डेंगू फैलाने वाले एडीज मच्छरों के प्रजनन के लिए अनुकूल स्थिति पैदा हो गई है और वहां डेंगू के 20,954 मामले सामने आए हैं। इतना ही नहीं, वहां के विशेषज्ञों को डर है कि इससे भी अधिक खराब स्थिति हो सकती है। फिलहाल डेंगू की समस्या को दूर करने के लिए
श्रीलंकाई सरकार ने एक अभियान की शुरुआत की है। डेंगू से सर्वाधिक प्रभावित इलाकों के सड़कों, बसों और कचरे के मैदानों में मच्छरों को दूर करने के लिए धुआं किया गया। पुलिस और स्वास्थ्य अधिकारियों ने घरों, सरकारी इमारतों और खाली पड़ी जमीनों का निरीक्षण भी किया। कितना सुधार आया है राजस्थान की लड़कियों के लिंगानुपात में, बताएंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। पहला गैस कनेक्शन लेने वाले एलपीजी उपभोक्ताओं को गैस कनेक्शन देने वाली एजेंसियां अब लोन देगी, लेकिन सिर्फ इंदौर के निर्धन परिवार ही इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। साल 2015-16 के जनगणना में राजस्थान में लड़कियों के लिंगानुपात में 41% तक का सुधार देखा जा रहा है, जो कि साल 2011 में राजस्थान में लड़कियों का लिंगानुपात लड़कों के मुकाबले काफी कम था। पिछले 5 साल में राजस्थान में लिंगानुपात में काफी सुधार आया है। साल 2011 की जनगणना में राजस्थान का लिंगानुपात लड़कियों की संख्या 888 से बढ़कर 929 हो गया है। और सबसे बड़ी बात, राज्य के जिन इलाकों में लिंगानुपात सबसे ज्यादा खराब था, वहां अच्छा सुधार हुआ है। वहीं जहां स्थिति बेहतर थी, वहां आंकड़ों में गिरावट आई है। राजस्थान के 33 में से 30 जिलों में सुधार देखा गया है। साल 2010-11 में राज्य में हुए जनगणना के समय लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 888 महिलाएं थीं, जो 2015-16 में बढ़कर 929 हो गया है। सूचना के अधिकार के तहत आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक देश में 17,72,889 व्यक्ति बेघर हैं। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के अनुसार देश में 17,72,879 व्यक्ति बेघर है, जिसमें से 8,34,541 लोग ग्रामीण क्षेत्र और 9,88,448 लोग शहरी क्षेत्रों में हैं। सूचना के अधिकार के तहत आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन से ये जानकारी मिली है। हालांकि बेघर लोगों को अपना घर दिलाने के लिए 25 जून 2015 को सभी के लिए आवास योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत सरकार काम भी कर रही है। पहला गैस कनेक्शन लेने वाले एलपीजी उपभोक्ताओं को गैस कनेक्शन देने वाली एजेंसियां अब लोन देगी, लेकिन सिर्फ इंदौर के निर्धन परिवार ही इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत गैस कनेक्शन के लिए गैस एजेंसियां अब लोन भी देंगी। इस योजना के तहत 1,600 रुपए का अनुदान केंद्र सरकार गैस कंपनी को उपलब्ध कराएगी। गैस कनेक्शन के लिए आवेदक को गैस चूल्हे और प्रथम गैस सिलेंडर के लिए 990 रुपए और गैस रिफिलिंग का निर्धारित मूल्य देना होगा। बाकी की राशि के लिए आवेदक गैस एजेंसी से ऋण ले सकते हैं। फिलहाल ये योजना सिर्फ निर्धन परिवारों के लिए ही शुरू हुई है। पुलिस भर्ती की प्रक्रिया में होने वाले फिजिकल टेस्ट को क्लियर करने के लिए कई बार उम्मीदवार नशे का सेवन करते हैं, लेकिन अगर अब ऐसा कोई उम्मीदवार करता है तो उसके लिए मुसीबत बन सकती है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भारत भूषण भारती ने कहा है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की हरियाणा पुलिस भर्ती प्रक्रिया के फिजिकल टेस्ट के दौरान अगर किसी उम्मीदवार ने नशा लेने का प्रयास भी किया है तो उस उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उस उम्मीदवार के खिलाफ नियम के मुताबिक सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। इन नियमों का सख्ती से पालन हो सके, इसके लिए आयोग की तरफ से एक विशेष टीम का गठन भी किया गया है और पंजीकरण से पहले उम्मीदवारों की 4 चिकित्सकों की टीम भी नियुक्त की गई है। रेलवे टिकट काउंटर पर लगने वाली लंबी भीड़ से यात्रियों को जल्द ही छुटकारा मिलने वाला है, क्योंकि रेलवे एक नया प्लान तैयार कर रहा है जिससे यात्री 5 मिनट में ही टिकट खरीद सकेंगे। यात्री रेलवे काउंटर से सिर्फ 5 मिनट में ही टिकट खरीद लें। इसके लिए रेल मंत्रालय रेलवे स्टेशनों की आधारभूत संरचना में सुधार और रेलवे की सेवाओं में बढ़ोतरी कर रहा है, जिसके लिए सभी जोनों में एक सिटीजन चार्टर बनाया जा रहा है और इस सिटीजन चार्टर को रेलवे की वेबसाइट और सभी स्टेशनों पर 15 अगस्त तक डाल दिया जाएगा। इसके अलावा सुझावात्मक चार्टर भी तैयार किए गए हैं, जिसके मुताबिक A1 और A श्रेणी के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की शिकायतों को सिर्फ 15 मिनट में ही सुलझाया जाएगा।
इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1000 रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी लगाने की भी योजना बनाई गई है। इन दिनों बाजार में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट धड़ल्ले से बिक रहा है, जो कि दावा भी करता है कि वो सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं है, जबकि जारी एक अध्ययन में ये साफ कर दिया गया है कि ये भी आम सिगरेट जितना ही हानिकारक है। और अब इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए केरल सरकार ने भी पहल शुरू कर दी है। केरल सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। हाल में एक अध्ययन जारी हुआ था जिसमें दावा किया गया था कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के इस्तेमाल से कैंसर और दिल की बीमारी सहित स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं। केरल के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य को निर्देश दिया कि वो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के उत्पादन, बिक्री और विज्ञापन पर रोक लगाने का आदेश जारी करें, क्योंकि राज्य में ई सिगरेट का बाजार धड़ल्ले से चल रहा है और इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल युवा और बच्चे करते हैं। गांजा, जो सिर्फ नशे के लिए निर्मित उत्पादों के लिए ही काम आता है, लेकिन एक शोध के जरिए ये दावा किया गया है कि गांजा में पाए जाने वाले सक्रिय यौगिक मस्तिष्क से जुड़े बीमारी को दूर करने में मददगार साबित हो रहा है। कैलिफोर्निया के सॉल्क इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल स्टडीज के अध्ययन के मुताबिक गांजे में पाया जाने वाला एक सक्रिय यौगिक मस्तिष्क में जहरीले प्रोटीन को साफ करने में मददगार साबित हो सकता है। इस अध्ययन से पहली बार सामने आया है कि कैनाबानॉइड्स तंत्रिका कोशिकाओं में सूजन और एम्ब्लॉयड बीटा एक्सक्लूजन दोनों के लिए प्रभावकारी है। एम्ब्लॉयड बीटा को अल्जाइमर रोग का प्रमुख कारण माना जाता है। ये हानिकारक प्रोटीन लोगों के मस्तिष्क में जम जाता है और इससे प्लेग का गठन करता है, जिससे तंत्रिका कोशिकाओं के बीच संचार में रुकावट बन जाता है। तो दोस्तों, आज की देश डायरी में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे देश और दुनिया के तमाम हलचलों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।